हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनीत और मैं आप लोगों के केमिस्ट्री का मेंटर रहूँगा सिग्मा बुक के अंदर। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और स्टार्ट करेंगे हम सैम्पल पेपर सॉल्विंग से। तो कोई टेंशन नहीं है, बोर्ड्स आ रहे तो कोई बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन। जितनी भी टेंशन है सब निकाल दो दिमाग से, एकदम शांत से पीसफुल माइंड से स्टार्ट करेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट इट। हिंदी बातें। टर्म 1 आ रहे, टेंशन है कि ये ऐसे भाग के आ रहा है ऐसे राक्षसों की तरह, और जो स्टूडेंट्स है वो इनकी तरह डरे हुए हैं। बट टेंशन नहीं लेनी अपने को, क्योंकि टेंशन लेने से जो आता है वो भी चला जाता है। सिंपल सी मैथ्स है इसके अंदर। अभी क्या चल रहा है, मतलब कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी किया है ऐसा, इसलिए ऐसा मत समझ लो जो कर रहा है वो ऐसा, ये किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ मैं, बट जस्ट बता रहा हूँ कि मेरे जैसा अगर कोई होगा तो वो ऐसे ही कर रहा होगा। मैंने पहले सोचा यार आज स्कूल नहीं जाऊँगा, घर पे तैयारी करूँगा, फिर इंस्टा पे कोई मैसेज आया, चलो इंस्टा चला लेता हूँ 1-8 घंटा, फिर पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर क्या आया, एक काम करता हूँ, वैसे भी आधा दिन तो निकल गया। अब डिंडोरा बहुत जोरदार सीरीज चल रही। अरे मैं बहुत बिग फैन हूँ, बीबी के वैन का बताना भूल गया, मैं पर्सनली मैं बोल रहा हूँ। डिंडोरा का एक एपिसोड तो देख ही लूँगा, उसके बाद फिर कुछ करेंगे। देन फिर उसके बाद फिर आइडिया आएगा ऐसा, यार चलो कल से पढ़ेंगे, एंड वो कल कभी नहीं आएगा। और फिर आपका पेपर भगवान न करे, बट मैं समझ जाऊँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट हम क्या बोलते हैं, सॉरी यार मैं थोड़ा जुकाम हो रहा है मुझे। हम क्या बोलते हैं, ऑल इज वेल बोलने का। ऑल इज वेल 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, ऑल इज वेल। मैं खुद बोलता हूँ यार, अभी मेरे कॉलेज में कुछ हुआ, एग्ज़ाम वगैरह कुछ थे, ज़्यादा तैयारी नहीं थी, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ऑल इज वेल। सही रहता है, फील आती है। और आपके लिए तो हम हैं, मैं हूँ। So let's start with the instructions, okay? चालू है। आपको जो टाइम है वो 90 मिनट्स दिया जाएगा। बट ये जो टाइम है सिर्फ केमिस्ट्री का टाइम नहीं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो का टाइम, तो इक्वली 30 मिनट्स डिवाइडेड है। जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 3 सब्जेक्ट का रहेगा, ऐसे यूनिवर्स में पहले ही लिख रखा है। 24 क्वेश्चन आएंगे, 20 अटैम्प्ट करने सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन बी के अंदर 24 आएंगे और 20 करना है। सेक्शन सी शायद आज ना हो पाए क्योंकि मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो लो है, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। बट कोई बात नहीं, मैं ट्राई पूरा करूँगा कि सेक्शन सी भी आज हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो कन्फर्मली हो ही जाएगा। अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस, ओके। और मैं बताना भूल गया कि जो 10 जैसे फर्स्ट 20 ही कंसीडर किए जाएंगे और कोई कंसीडर नहीं किया जाएगा। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस विल बी कंसीडर्ड। आई बात समझ में? कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो टोटल 24 क्वेश्चंस हैं और आपने टोटल 24 ही अटेम्प्ट करे हैं, बट फर्स्ट 20 में आपका एक क्वेश्चन गलत है और बाकी के 4 सारे सही है, तो ऐसा नहीं है कि आप मान लो 20 का है तो आपको पूरे 20 मार्क्स मिल जाएंगे, एक गलत है, ऐसा नहीं होगा। आपको 90 नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें पहले ही इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि फर्स्ट 20 विल बी कंसिडर, और इंस्ट्रक्शंस की बात मानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अभी की बात नहीं बता रहा हूँ, जब आप आगे जाओगे जेई नीट वगैरह दोगे तो वो लोग खेल करते रहते हैं। मतलब रिसेंटली अभी उन्होंने क्या खेल किया था कि हमारे ऐसा न्यूमेरिकल टाइप रहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आंसर ऐसा होता है कि 20.22 आ रहा है, तो उसका ट्रंकेट मतलब राउंड ऑफ करना पड़ता है उसको, 20.22 का 20 मतलब वो रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो बोलते हैं एग्जैक्ट डेसिमल में लिखो। मतलब पिछले 2 साल से बोल रहे थे एग्जैक्ट डेसिमल में लिखो आंसर, और राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट। बट 2021 में क्या हुआ था कि उन्होंने ये बोल दिया कि राउंड ऑफ टू द इंटीजर वैल्यू, यानी कि 20.2 आंसर आ रहा है तो आप 20.2 को 20 लिखो। 20.5 आ रहा है तो एक डिजिट और निकालो, अगर 20.56 है तो 21 लिखो, और 20.55 है तो फिर उसका भी एक रूल होता है, तो फिजिक्स में पढ़ोगे आप आगे, मुझे याद नहीं एक्चुअली कि यही हो गया अपना। आइडेंटिफाई द गैस, स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द गैस इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। बहुत बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, साफ साफ आंसर दे ही दिया इन्होंने एक तरीके से। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि दोनों तरीके से कैसे रहेगा अपना आंसर। तो स्टार्ट करते हैं।
देखो सबसे जो पहला एक मिनट वाला तरीका इन्होंने क्या बोला, पॉप साउंड। अपन ने एक ही गैस पढ़ी जो पॉप साउंड से बर्न होती है, कौन सी पढ़ी आप ही बता दो यार। मैंने तो हाइड्रोजन पढ़ी, आपने भी हाइड्रोजन पढ़ी है ना, ठीक है चलो। अब इसका प्रोफेशनल तरीका मतलब पढ़ाई वाला, देखो जिंक ग्रेन्यूल्स दे रखे हैं, ठीक है भैया, जिंक ग्रेन्यूल्स दे रखे हैं। क्या दे रखा, बबल दे रखा है कौन सी गैस का बबल है, ओ एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। ए गैस बबल्स निकल रहे हैं, सॉरी, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, H2SO4 दे रखा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये बताओ, आप बताओ। मतलब मेरे को, मतलब आप जहाँ पर बैठे हो, जहाँ से वीडियो देख रहे हो, उसमें बताओ कि कौन सी रिएक्शन है। मेरे को तो पता ही रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, ZnSO4 बना देगा ये, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। हाइड्रोजन को बोलेगा चल पुट पुट, निकल निकल निकल, मैं आ गया यहाँ पर, ZnSO4 बना देगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, आंसर आ गया। और जिसको नहीं पता डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलो देख लेते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक सेकंड, मैंने स्लाइड बनाई है ताकि आपका काम जल्दी हो जाए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स इन देयर सॉल्यूशन तो आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Na, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pd, Au। ये जो लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। ये कह रहा है कि जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ये कौन से ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऑलराइट। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि सबसे ज्यादा के की है, उसके बाद सोडियम की है, उसके बाद कैल्शियम की। यार ये तो हमें पता है, कभी हम लैब वैब गए हो स्कूल की बुले बटिए, तो हमें पता होता है कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको क्या है, इसको संभाल के रखो, इसको संभाल के यूज़ करो, हवा में नहीं रख सकते इसको हवा के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं एंड ऑल ऑन, ठीक है। फिर Mg है, ऐसे सो ऑन चलता है। ये जो सीरीज़ है ये मैं एकदम एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, ये एकदम सही है। और इसके अलावा आपको कहीं मिलती है तो भी मतलब वो कंसिडरेबल है। मुझे नहीं पता आपको स्कूल्स वगैरह में क्या पढ़ा है, बट जब भी आप इस सीरीज का इस्तेमाल करोगे 101% जो बोर्ड में आपका आंसर आने वाला है वो एकदम सही आने वाला है। सो चिंता की कोई बात नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या है, पोटेश, इसकी ट्रिक है, देखो पोटेशियम का P, तो प्लीज, सोडियम का S, स्टॉप, Ca का कॉलिंग, मी, आलू, जनता फिर नहीं सुनेगी। बस एक पार्ट यहाँ पे खत्म, ट्रिक का एक पार्ट यहाँ खत्म, ठीक है। क्या, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, आलू, जनता फिर नहीं सुनेगी। P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, कॉलिंग Ca, कैल्शियम, मी मतलब क्या, M फॉर मैग्नीशियम, आलू, एल्यूमिनियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आलू, जनता Zn, फिर क्या, फिर क्या है, Fe आयरन, नहीं सुनेगी, ना ही Ni, एन सुनेगी, Sn मतलब कि 10। तो ये एक पार्ट हो गया। मैं कह रहा हूँ 5 बार लिखना है, सिर्फ 5 बार इस ट्रिक को लिखना है, गारंटी के साथ, जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी, मैं नहीं भूला। सो PbHCuHgAgPtAu, तो Pb क्या है, Pb है लीड, लीड मतलब, Pb मतलब क्या होता है, लीड मतलब वो आपकी पेंसिल के उधर होता है ना वो लीड जो थोड़े टाइम पहले मैगी में भी आया था, फिर उन्होंने वैसे खिला दी, मतलब जो भी किया मुझे नहीं पता सो वो वाला ली, तो लीड से हम याद रखेंगे लीना, ठीक है, क्या रखेंगे, लीड से लीना, H हाइड्रोजन, Cu क्यूट, लीना है क्यूट, लीना आपको क्यूट लगती है इसलिए आप बोल रहे हो लीना क्यूट है। कौन है लीना, सच्ची में भी कोई है कि नहीं है, अगर कोई हो तो प्लीज बुरा मत मानना, ये सिर्फ ट्रिक है, किसी को ऑफेंड करने का कोई वो नहीं है। अगर हो रहे हो तो मैं क्या करूँ, HgAgPtAu, डिसलाइक कर देना यार अगर कोई हो रहा हो तो Hg, बस सेकंड पार्ट यहाँ खत्म, लीना है क्यों, सेकंड पार्ट खत्म। HgAgPtAu, हगे, उसका मतलब सबको पता है, इंस्टा का जमाना है, नहीं पता हो तो पोको देखो जाके। HgAgPtAu, AgPtAu, हगे, AgPt और AU, और की जरूरत नहीं है, हगे AgPtAu, हगे AgPtAu, 3 बार बोलो, हगे AgPtAu, 3 बार बोलो, हगे AgPtAu। वापस से ट्रिक बोलो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आलू, जनता फिर नहीं सुनेगी।
प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आलू, जनता फिर नहीं सुनेगी। लीना है क्यूट, लीना है क्यूट, हगे AGPTAU, हगे AGPTAU, खत्म ट्रिक। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं और जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करते हैं, तो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको उड़ा देते हैं, और जो उनकी फिर यही होता है, रिएक्टिविटी मतलब चेंज हो जाती है उनकी, मतलब मोर रिएक्टिव वाली मेटल क्या करेंगे, लेस रिएक्टिव वाली मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे उन्हीं के सॉल्यूशन से। मतलब आपको कोई बंदा आया, आपके घर से निकाल दिया, तो हम कहाँ थे। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप देखोगे सैम्पल पेपर में इन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन उसी के पूछे हैं, बाकी असलियत में कितनी है मुझे भी नहीं पता। एक सेकेंड, पहले मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ ताकि वीडियो का मुझे पता रहे कि इससे एक्सीड नहीं करना है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट। एक सेकेंड पहले चेक कर लेते हैं वीडियो सही चल रहा है कि नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कल भी मैंने एक शूट किया था बट उसमें क्या होता कि वीडियो चल ही नहीं रहा था। नहीं नहीं चल रहा है, वीडियो चल रहा है। So from the current slide, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट। आपको कॉम्बिनेशंस करेक्ट बता रहा है। आपको क्या बोल रहा है, डायग्राम दे रखा है, आपको कौन सा डायग्राम दे रखा है, ये वाला। इसमें क्या बोल रहा है, बच्चे तो फ्लो चार्ट देख के छोड़ देंगे मुझे पता है, कुछ नहीं पागल बना रहे ये लोग। डाइल्यूटेड HCl, ठीक है, मेटल सॉल्ट प्लस गैस, तो मेटल प्लस डाइल्यूटेड HCl इक्वल्स टू मेटल सॉल्ट प्लस गैस। वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यार, कोई टेंशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अभी मैंने बताया। तो देखो कॉपर गैस इवॉल्व करेगा क्या, अच्छा देखो डाइल्यूटेड HCl में सबसे पहले तो आप ये देखो गैस कौन सी इवॉल्व होगी, कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो कर देगा, नहीं है तो नहीं करेगा। चेक कर लेते हैं अपन, देखो कौन कौन से एलिमेंट अपन पहले लिख लेते हैं। एक तो कॉपर है अपने पास, एक आयरन है और मैग्नीशियम है और जिंक है। और चेक किसके लिए करना है, हाइड्रोजन के लिए। क्यों, क्योंकि कौन सी गैस इवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन। अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा है तभी तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी ना, बताओ नहीं होगी क्या, होगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं अपन, कॉपर FeMgSn। तो स्लाइड कहाँ गई, काम आसान करने के लिए, ऐसा मत समझना कि मुझे नहीं आता है, मुझे आता है, और चलो नहीं भी आता हो तो आपको तो सिखा रहा हूँ। कॉपर, आयरन, Mg और शायद Sn था, एक सेकेंड, जिंक था, Zn था, सॉरी जिंक। अच्छा अब इसमें से देखो हाइड्रोजन गैस कौन कौन इवॉल्व करेगा। देखो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, यानी कि मतलब कोई कमजोर आदमी आपको आपके घर से नहीं निकाल सकता, सीधी सी बात है। तो हाइड्रोजन तो कॉपर तो नहीं करेगा, तो कॉपर नहीं करेगा, पहला एलिमेंट कॉपर नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं आयरन की, कॉपर से ऊपर है आयरन, हाँ ऊपर है तो आयरन कर देगा। मैग्नीशियम भी ऊपर है, कर देगा। जिंक, जिंक भी ऊपर है आई गेस, जिंक भी ऊपर है तो जिंक भी कर देगा। सिर्फ कॉपर ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बाकी तीनों कर देंगे। तो कॉपर नहीं कर पाएगा और आयरन कर देगा, नहीं कॉपर नहीं कर पाएगा, आयरन कर देगा, मैग्नीशियम कर देगा और जिंक कर देगा। अब देखते कि इसमें से सही कौन सा है। ये क्या बोल रहा है, इसकी बात भी थोड़ा सुन लेते, क्वेश्चन थोड़ा इन्होंने अलग फ्रेम किया है। मेटल और गैस इवॉल्व, कॉपर गैस इवॉल्व करेगा, इसमें बोल रहा है करेगा, आपको पता होना चाहिए, तो फॉल्स हो गया, नहीं कर रहा है भाई कॉपर, कौन किस गधे ने लिखा है। आयरन कर रहा है, आयरन कर रहा है, हाँ कर रहा है। मैग्नीशियम कर रहा है क्या, मैग्नीशियम भी कर रहा है, तो इसमें तो नो लिखा है, तो ये गलत हो गया ना फिर। क्यों, मैग्नीशियम तो गैस इवॉल्व कर रहा है भाई, इसमें बोल रहा है नहीं कर रहा है तो गलत हो गया ये। जिंक कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो ये दोनों सही है और ये दोनों गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट, सेकंड करेक्ट हो गया, फोर्थ करेक्ट हो गया, तो सेकंड और फोर्थ सी ऑप्शन में आ रहा है, आंसर हो गया, खत्म। फिर से यहाँ पर मार्जिनल लाइन बना देते हैं हम वीडियो के लिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो मैं एक बार ब्रीफ दे देता हूँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो केमिकल इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस होनी चाहिए। क्यों? अगर वो अनबैलेंस है तो कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो सबको पता होगा। तो अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस है तो वो मास और कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है, और कोई इक्वेशन बैलेंस है तो वो कंजर्वेशन ऑफ मास को मतलब फॉलो कर रही है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है CH4 प्लस O2 इक्वल्स टू, मतलब इक्वल्स टू नहीं, रिएक्शन है H2O। ओके, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है क्या? मुझे बताओ। नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं। देखो यहाँ है 4 हाइड्रोजन और यहाँ है 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अगर किसी भी इक्वेशन में एक भी एलिमेंट अनबैलेंस है ना तो पूरी इक्वेशन अनबैलेंस। समझे भैया? कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर जैसे इसमें 4 हाइड्रोजन का मास, मान लो मोलर मास की बात करूँ तो 4 होता है, और उधर क्या है 2 है, तो 4 और 2 कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो मास और कंजर्वेशन ऑफ मास वैसे ही फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब मान लो CH4O2 इन सबका मास जोड़ दिया, और हाइड्रोजन का देखो मान लो CO2 CO2 और H2 सॉरी O का, इन सबका मास जोड़ दिया, मान लो दोनों XX आ गया। मान लो सपोज करो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि ये C हाइड्रोजन के अलावा सबका मास जोड़ रहा हूँ, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। देखो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के अलावा कौन कौन से एलिमेंट है CO, वैसे इक्वल नहीं होगा वो, लेकिन क्यों क्यों मैं बताऊंगा क्यों, बट अज्यूम करते हैं हम ये मैं मास की बात कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूज ना हो। मास ऑफ C+O2, वैसे ये सब मतलब ऐसे कहीं लिखना मत, कहीं कोई भी अगर देख रहा हो तो मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मास ऑफ C और 3 O है इधर, एक 2 इधर है, और मान लो ये दोनों इक्वल आ जाते हैं x के इक्वल। मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये आर्बिट्री है, इसका कोई भी जीवित वस्तु के साथ लिंक नहीं है। मुझे नहीं पता है, वो लाइन बोलने की ट्राई कर रहा था, नहीं निकली। सो C+O2 और C+O3 इसका मास हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे इसका मास x है और टोटल इधर हाइड्रोजन है 4। अब इधर मास कैलकुलेट करो, इसका मास x है और टोटल इधर हाइड्रोजन है 2। एक हाइड्रोजन का मास 4 है, 2 हाइड्रोजन का 2 है, तो क्या x+4 x+2 के इक्वल है? नहीं है। क्यों? देखो x कट गया, 4 कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता ना। तो मैं यही कह रहा हूँ हमेशा 2 मास का डिफरेंस रहेगा भाई। तो कोई भी इक्वेशन में एक भी एलिमेंट अनबैलेंस है तो पूरी इक्वेशन अनबैलेंस है। तो ये सब मैं मिटा देता हूँ, कोई क्योंकि मैं आपको नोट्स दूंगा और कोई लिख देगा तो सोचेगा ये किसने पढ़ाया है, या फिर कोई भी किसी का सीनियर वीनियर देखेगा तो बोलेगा ये क्या है। तो ये जस्ट फिनिश थिंग्स है जो आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए। सो चलो इसको अब देखते हैं। मैं अब इसका थोड़ा मैं और अच्छा से बताता हूँ आपको कि जो देखने लायक चीज़ है वो आप देखते हैं। देखो यहाँ कार्बन है 1, यहाँ हाइड्रोजन है 4 और ऑक्सीजन है 2। इधर देखो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, नहीं 2 नहीं है ना, 3 है, और हाइड्रोजन है 2। तो देखो बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है? बहुत सिंपल तरीका है, मैं बता रहा हूँ, देखते हैं। देखो बैलेंस करने में टाइम लगता है, चेक करने में नहीं लगता है, समझे? बताऊंगा अभी क्वेश्चन। तो कार्बन यहाँ 1 है, 1 है, चलो कार्बन तो छोड़ो, ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? आप तो ये बता दो मेरे को। 6 होता है ना? छोड़ो एलसीएम वेलसीएम, फालतू कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अगर मैं यहाँ पर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मैं यहाँ से
मैं अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 4 हो गया ना 4, और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर ऑक्सीजन 4 हो गया, देखो 2 और 2, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 4 उधर भी 4, काम खत्म, हाइड्रोजन नया बैलेंस हो गया, इधर 4 है इधर भी 4 हो गए ना, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वाटर के H के साथ भी तो होगा भाई, 2 इंटू 2 4 हो गया ना। अरे यस या नो अपने घर पे बोलना। तो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, और ऑक्सीजन 4 है, और ऑक्सीजन भी 4 है। तो ये इक्वेशन कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। अब आप इसका दोनों तरफ मोलर मास निकाल के देखना घर पर, इक्वल आएगा, आनी है, बैलेंस इसलिए की है। तो हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, बैलेंस। सो आई होप सबको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो भी मैं अभी जब इसकी हम थ्योरी पे लेकर आएंगे आगे, मतलब आगे बहुत बात करनी है, अभी तो जस्ट एक सैम्पल पेपर सॉल्विंग है, थ्योरी भी आएगी, इसकी पूरी कंप्लीट थ्योरी आएगी तो उसके अंदर और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। बट अभी मैंने एक जस्ट, क्योंकि सैम्पल पेपर में इतना टाइम नहीं दे सकते ना भाई। अच्छा अब देखो ये इक्वेशन देखते हैं अपन, Fe 1 है, Fe 3 है, देखते ही गलत, मैंने बोला ना एक भी एलिमेंट अनबैलेंस, पूरी इक्वेशन अनबैलेंस। चलो भैया दूसरा देख लेते हैं, 3 Fe है, 3 Fe है, सही है, चलो अभी तक तो सही चल रहा है। 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन, क्या बात है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, बोलो और क्या चाहिए, सारे एलिमेंट बैलेंस, आंसर हो गया, खत्म बात। अगला तो चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी को करना हो तो करके देख लेना। और क्या बच रहा है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखो है तो मतलब थोड़ा सा मतलब थिंकिंग एप्टीट्यूड पे ये बेस्ड है, मतलब थोड़ा सा भी एसिड बेस एंड सॉल्ट ढंग से पढ़ा होगा ना, कर लेगा, आराम से कर लेगा। देखो कहना क्या चाह रहा है, ये जो ग्राफ है ना इसके अंदर जो भी पॉइंट्स है वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, मतलब कि वो पहले से ही बोल रहा है कि ये न्यूट्रलाइज्ड है। अब आपको बोल रहा है कि इस न्यूट्रलाइज में भी किसी के पास मतलब थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर है, तो वो कौन सा पॉइंट है, सिंपल सी समझ में आ गई चीज। अब देखो पहले मैं एक बार यहाँ पे अपनी वो लाइन बना देता हूँ, पीएच क्या होता है, पहले पीएच का थोड़ा अपन देख लेते हैं। 0 से 7 ये 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे अभी इसका कोई काम नहीं आपको, बट फिर भी मैं जानकारी के लिए बता दूँ, सिर्फ 25 डिग्री तक ही वैलिड है। पीएच फिक्स नहीं रहती, मतलब चेंज हो जाती है, तो इसका भी होता है फॉर्मूला वगैरह, KW वगैरह होता है, उससे निकालते अपन का आयनिक इक्विलिब्रियम में है। अगर अपन मतलब चैनल थोड़ा सही रहा तो वो भी लाएंगे धीरे धीरे, बट अभी तो शुरुआत है, शुरुआत तो ढंग धीरे शुरू से होता है ना एकदम, तो वो आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, एक एक्नोलेजमेंट, ठीक है। तो पीएच है 0 7 से 14, आपको पता है 0 7 होता है तो एसिडिक होता है, 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, 7 से 14 होता है तो बेसिक होता है, पता है ना, ठीक है, बस इतना सा पता रखना था, आपका काम खत्म। अब मैंने पहले ही बोल दिया ABCD सॉल्ट है, सॉल्ट में भी बोले किसी के पास अगर एसिडिक कैरेक्टर है, किसी के पास उसको ढूंढो और आंसर लगाओ। देखो कैसे देखते हैं, द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन एज वी एड एक्सेस ऑफ एसिड टू एन एल्कली, हमने थोड़ा सा एल्कली डाला और बोला कि पीएच ऑफ एन सॉल्यूशन क्या होगी। ये आपको ग्राफ दे दिया, विच लेटर ABCDEFG, which letter denotes the area of the graph where both acid and salt are present, एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट, सॉल्ट तो पहले ही ये बोल दिया इसने कि डेपिक्स द न्यूट्रलाइजेशन, पकड़ो इसी बात को पकड़ो, डेपिक्स द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बट इनमें से किसके पास थोड़ा सा भी अगर एसिडिक कैरेक्टर है तो वो बताओ हमको। तो देखो मैं अगर आपको जैसे ए पॉइंट की बात करूँ, ए पॉइंट लगभग लगभग वैसे तो 14 नहीं है, बट 14 अप्रोचिंग है, 13.999 टाइप्स, क्योंकि अगर 14 होता ना तो इस वाई एक्सिस वाली लाइन पर आता, लेकिन इस लाइन पे नहीं आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, लगभग लगभग 14 है, 14 है तो बेसिक है, तो ये वाला तो कभी भी नहीं हो सकता, बी हो सकता है क्या, देखो 7 से 14 है, बट 7 से 14 में भी बेसिक है, तो ये भी नहीं हो सकता। सी हो सकता है क्या, सी लगभग लगभग 7,
7 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 7 प्लस, इसका मतलब होता है 7.0001 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी, जैसे ये 7 प्लस ये है ना, अपन मैथ्स में पढ़ते लिमिट्स वगैरह आता है आगे, तो अभी इसका कोई नहीं, बस जस्ट जानकारी के लिए बता रहा हूँ 7.001 है। तो ये आपको दिख रहा है ना ग्राफ से, किसको समझ नहीं आ रहा ना भाई, तो मैं बता देता हूँ। ये देखो 7 यहाँ पर आ रहा है, एग्जैक्ट 7, 7 से थोड़ा सा ऊपर है ना, एक सेकंड में थोड़ा गीचा पीछा हो गया, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ग्राफ पढ़ना नहीं आता हो तो वो भी सीख लेते हैं अपन, मैथ्स में तो है ही अपने वैसे ये सब चीज़ें, रोनित सर पढ़ाएंगे आपको, बट फिर भी एक मैं दे देता हूँ। देखो ये 7 वाली लाइन है और ये 7 से कितना ऊपर है, बस इतना ही ऊपर है, इतना, और वो इतना इतना हो सकता है, जरूरी नहीं है ये होगा, 0.002 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 0.009 भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि इतने ही जीरो, कम भी हो सकते हैं, थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जस्ट एक आइडिया है कि 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ग्राफ से दिख रहा है ना, बट 8 तो नहीं होगा, ठीक है। तो आई बात समझ में, तो सी भी नहीं होगा, बचा कौन सा है, डी, तो डी होगा इसका आंसर। देखो डी कैसे हुआ, 0 से 7 के बीच में आ रहा है ना। अब ये पॉइंट देखो, आप ध्यान से देखो, ये लगभग लगभग आपका मान लो 1 लग रहा है यार देखने से, कुछ भी मानो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 1 से 3 तक में कोई भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 1 से 3 है तो एसिडिटी है। तो मैंने क्या बोला, इसने क्या बोला कि सॉल्ट प्लस एसिड, बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। सॉल्ट तो इसने पहले ही बोल दिया कि है, चाहे कौन से करना था अपने को, सिंपल एसिड बेस और सॉल्ट देखना था। तो 0 से 7 के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है, कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण रेखा। सो मजाक नहीं करते हैं। CuSO4 प्लस Fe बना रहा है Cu प्लस FeSO4, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता दी इसने आपको। ओह इसमें क्वेश्चन लेकिन कुछ और पूछा, इसमें बोला कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस, इसके लिए तो नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी यार, चलो लेते हैं। ओके सो गाइस बोल रहा है ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, राइटिंग खराब है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लिख रहा हूँ मैं पेन टैब से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस, ट्राई करता हूँ अच्छे लिखने की, शायद ये एक सेकंड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। ओके गाइस, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो टर्म्स है ना उसका मतलब मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखा है इन्होंने, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, मैं तो आपको सिंपल तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक बता रहा हूँ कि समझना क्या है। ये जो टर्म्स है ना, सिर्फ ये एग्जांपल देख लो, आपको ये सारी टर्म्स समझ में आ जाएगी, हमेशा इसी से रिलेट करके समझना। एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, अब ए लड़का हो सकता है, बी लड़की हो सकती है, बी लड़का हो सकता है, ए लड़का हो सकता है, जो आपको मानना है मान लो। जेंडर नॉट बताएंगे, आई एम सॉरी फॉर द पुअर इंग्लिश बट आई विल ट्राई टू स्पीक गुड। जेंडर इज नॉट, यू कैन से इलेबरेटेड। ओह छोड़ो, इंग्लिश टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, कुछ रितेश सर पढ़ाएंगे, उनसे पूछना। जेंडर इज नॉट स्पेसिफाइड, आई गॉट दैट वर्ड, सो ए और बी, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी हो जो मानो। तो मैं क्या बोल रहा था कि ए के पास है 10 रुपये, बी के पास है 100 रुपये, ए जो बंदा है लालची आदमी है एक नंबर का, और लेकिन इसका बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी बेस्टी,
अगर लड़की हुई तो, और लड़का हुआ तो बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आपकी कौन है? जो भी है सही है। तो बेस्ट फ्रेंड है। तो जो ए है ना, अपनी बेस्टी स्लैश बेस्ट फ्रेंड के पास गया, उसने उसके हाथ में 100 रुपये देखे, लेकर के भाग गया। अब ए के पास हो गए 110 रुपये, बी के पास हो गया 0। तो ए ने अपने आप को क्या किया? अपग्रेड किया। कहने का मतलब ए ने अपने आप को बढ़ा दिया, 10 से हो गए उसके पास सीधे 110, तो 100 रुपये उसने अपग्रेड किया। बट बी ने क्या किया? बी ने अपने आप को रिड्यूस किया ना। बेचारे के पास 100 थे या बेचारी के पास 100 थे, बट अब 0 हो गए। बी तो हो गई रिड्यूस, हो गया रिड्यूस, ये हो गया अपग्रेड। सो यही कहानी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। कैसे? जो अपग्रेड हुआ ना, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा के अंदर ऑक्सीडाइज्ड हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑक्सीडाइज्ड। जो रिड्यूस हुआ उसको रिड्यूस बोलते हैं। जो अपग्रेड हुआ, उसने अपग्रेड किया, अपने आप को अपग्रेड किया, लेकिन दूसरे को तो उसने रिड्यूस किया ना। मतलब जो उसकी बेस्टी स्लैश बेस्ट फ्रेंड था, उसको तो उसने रिड्यूस किया। तो वो कौन सा हुआ? क्या कर रहा है वो? रिड्यूसिंग नहीं कर रहा है दूसरों की। तो इसलिए उसको हम केमिस्ट्री की भाषा में बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। बट जो रिड्यूस हुआ वो बेचारा अच्छा था, उसने तो दूसरों को ऑक्सीडाइज किया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो काम कर रहा है वो काम उसको दे देंगे। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया होगा। चलो इस एग्जाम्पल को मैं मिटा देता हूँ। हाँ, ये आपको स्लाइड के अंदर नहीं मिलेगा, सॉरी। अब वापस अपने क्वेश्चन पर आ ही जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि रिएक्शन दे दी अपने को। देखो यार, मेरे को ना वो वाला तरीका आता तो है, बट मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बता रहा। मैं अभी आपको मेरा तरीका बता रहा हूँ कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। मुझे वो तरीका आता है, बट मेरे को बताना नहीं है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मैं आपको बता दूंगा अगर आप बाद में जब इसके हम पूरे लेक्चर्स लेकर के आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा, बट मुझे नहीं पता वो क्या है। वो हाइड्रोजन अगर घटता है तो रिडक्शन होता है, नहीं सॉरी ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ब्ला ब्ला। अपने को उससे मतलब नहीं है। देखो, मैं अपने को सिंपल तरीका है। देखो मेरी बात सुनो, कोई भी एलिमेंट्री स्टेट में आपको दिख जाए ना, जैसे मान लो आपको कोई मेटल पड़ा हुआ दिख गया Cu, तो उसके ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा हूँ। और हमें मतलब सिंपल आपकी रिएक्शन आती है, ज़्यादा मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, और तो उसमें आपको वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करना नहीं पड़ता है, तो उसकी टेंशन नहीं है, फटाफट। और अपने को तो वैसे भी इसमें बताना ही नहीं है, पूरी इनको बैलेंस करनी ही नहीं है, वो बैलेंसिंग में आता है। आपके 11th में भी एक चैप्टर आएगा, उसी के अंदर वो सब सीखेंगे, बट अभी तो अपने को सिर्फ इतना ही बताना है। वो तो ये तरीका जिंदाबाद है, हर जगह 11th हो, 12th हो, कॉलेज हो, कोई भी हो, लग ही जाएगा। बस इसमें एक चीज पता होनी चाहिए, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कंपाउंड या फिर एलिमेंट। और एलिमेंट का मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा 0 होगा, हमेशा। एलिमेंट क्या है? जैसे कि Fe है, एलिमेंट है, 0। Cu है, एलिमेंट है, 0। FeSO4 है, कंपाउंड है, इसकी कैलकुलेट करनी है। कंपाउंड में किसकी कैलकुलेट करनी है? Fe की करनी है, SO4 की नहीं करनी है, क्योंकि SO4 आयन है। Cu की करनी है। और आप देख सकते हो, अपने को बताना भी, देखो Fe Cu CuSO4 FeSO4 Fe, तो हमें तो सिर्फ Fe की करनी है, Fe की करते हैं अपन। नहीं तो अगर क्योंकि हमें एलिमेंट की करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर हमें SO4 में देखना है तो S की अलग करो, O की अलग करो, इससे अच्छा तो एक की करनी है ना, Fe और Cu। देखो CuSO4 प्लस Fe, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, पता है मुझे, बट आप छोड़ो, उसका काम नहीं है अपने को। मैंने बोला ना, अपनी बात ध्यान रखनी है। एलिमेंट है
तो देखो सी यू, अब मैं आपको कंपाउंड के निकालना बताता हूँ। कंपाउंड की कैसे निकलती है, देखो जिसमें एलिमेंट के निकालने हैं तो सी यू जिस कंपाउंड में अगर किसी भी एलिमेंट की निकालनी है तो उस एलिमेंट को एक्स मान लो। और SO4 का आपको चार्ज पता है क्या, SO4-2, क्योंकि ये होता है सल्फेट। सल्फेट आयन का हमेशा चार्ज फिक्स रहता है, तो वो चार्ज आप लिख दो। अच्छा, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई कुछ लिखा हुआ है क्या, जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ क्या, इस जैसे CuSO4 है ना, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर अगर 2 4 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या CuSO4 के ऊपर -2 -3 ऐसा कुछ तो नहीं लिखा हुआ है ना, तो नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब इसके इस पूरे ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज क्या है, 0 है। तो इक्वल्स टू कर दो आप ओवरऑल कंपाउंड की चार्ज के, तो x की वैल्यू आ गई +2, यानी कि Cu+2 के अंदर है, इस कंपाउंड के अंदर। सॉरी यार, आवाज़ खराब हो रही है यार मेरी, क्योंकि मेरा गला खराब है, इसको सही करना पड़ेगा कल, इसकी मरम्मत कराएंगे डॉक्टर से। तो इस पूरे कंपाउंड के अंदर +2 है, और इसके अंदर मैंने बोला एलिमेंट है, एलिमेंट खाली पड़ा हुआ दिख जाए तो 0 है। अच्छा, Fe एलिमेंट है, खाली पड़ा हुआ दिख जाए 0 है। अब यार Fe की भी तो +2 आएगी, कैसे आएगी, किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो इधर देख लेना। Fe को मानो x, SO4 का भी बताया चार्ज -2 होता है, 0 होता है, x = +2। अब देखना, एक सेकेंड, कीप, यहाँ पर थे हम लोग, एक और न्यू स्लाइड में इंसर्ट कर देता हूँ। होम पे गए, इंसर्ट पे गए, न्यू स्लाइड पे गए, ब्लैंक पे गए, हो गई, चलो स्लाइड स्लो पे गए, करंट स्लाइड ले जाएंगे, छोड़ी, मैं क्या बोल रहा था, CuSO4 प्लस Fe इक्वल्स टू FeSO4 प्लस Cu यहाँ पर +2 में है, Fe 0 के अंदर है, यहाँ पर +2 में है, यहाँ पर 0 में है। तो जो एक सेकेंड, यही थे ना, हाँ ठीक है Cu गया +2 से 0 के अंदर, ओके, Fe गया 0 से +2 के अंदर। सो Cu +2 से 0 के अंदर गया, Fe 0 से +2 के अंदर गया। ऑलराइट, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। जब भी देखो, अगर Cu +2 से 0 के अंदर गया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा तो चार्ज आएगा -2, और पहले से था +2, तो 2 - 2 0 हो गया। और अगर Fe 0 से +2 गया तो यानी कि Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज, Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब देखो, Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसका क्या मतलब है, Fe ने 2 रुपए छोड़ दिए, मतलब Fe की बेस्टी उसे 2 रुपए लेके भाग गई। तो 2 रुपए लूज करे, यानी कि इसने क्या, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ ना, नहीं समझ में आया देखो, Fe का ऑक्सीडेशन हुआ, क्यों हुआ मैं बताता हूँ Fe के पास पहले 2 रुपए थे, नहीं सॉरी, Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो सॉरी वो एग्जांपल मत लेके आने यहाँ पर, भूल गई थी, बस मैंने वो समझाया था, वो रिड्यूसिंग एजेंट वो टर्म्स के लिए ही था। अगर इस पे लाओगे तो भारी वाला कंफ्यूज हो जाओगे, पहले ही बता रहा हूँ मैं तो देखो, जब भी अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका होता है ऑक्सीडेशन, और जब भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका होता है रिडक्शन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या हो गया, बोला ना, I'm too new with this, so थोड़ी प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, बट ठीक है लूज इलेक्ट्रॉन तो होगा ऑक्सीडेशन, गेन इलेक्ट्रॉन तो होगा रिडक्शन। अब आप इस इक्वेशन में देख के बताओ कि किसने इलेक्ट्रॉन गेन किए और किसने लूज किए। तो मेरे को पता चल गया Fe ने क्या किया,
Fe का हुआ ऑक्सीडेशन और Cu का हुआ रिडक्शन। अगर Fe का ऑक्सीडेशन हुआ होगा यानी कि Fe पैसे लेकर भागा होगा, Fe पैसे लेकर भागा होगा, दूसरों को किया होगा रिड्यूस, यानी कि ये है रिड्यूसिंग एजेंट। आई थिंक आपको इसका आंसर मिल गया होगा। और रिडक्शन हुआ है इसका, यानी कि ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप जैसे कि क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या पूछ रहा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, Fe ऑक्सीडाइज हुआ है, सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? भाई जो पैसे लेके भागा होगा उसने दूसरों को क्या किया होगा, रिड्यूस किया होगा ना। तो Fe का ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरों को इसने रिड्यूस किया, आंसर हो गया, खत्म। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, अरे यार ये कोई क्वेश्चन हुआ, कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, आप बता दो मेरे को। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है कॉम्बिनेशन, अगर कोई बोले डिस्प्लेसमेंट, नहीं है, क्यों? अरे रिएक्टिविटी सीरीज में ऑक्सीजन देखा ही नहीं। दूसरा, अगर ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता तो ऑक्सीजन अलग से आता ना, क्या ऑक्सीजन का तो सॉल्यूशन ही नहीं है। मैंने क्या बोला था, इन द सॉल्यूशन और इन कंपाउंड, ऑक्सीजन तो एलिमेंट है ना, सॉल्यूशन है ना कंपाउंड है, खत्म। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकती। अरे भाई सिंगल नहीं है तो डबल कहाँ से होगी? डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन लग रहा है क्या? डिकम्पोजिशन मतलब क्या, कंपाउंड का टूटना, कंपाउंड टूट रहा है, नहीं टूट रहा, खत्म। अब अच्छा ये, ओहो, पेरेंट एसिड और बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। देखो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, एक सेकेंड यार वीडियो लाइन बना देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, सबको पता है ना, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सॉल्ट बनता कैसे है, एसिड और बेस से। क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है कि नहीं बनता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, बनता है। तो सॉल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, एसिड और बेस बताना है। पेरेंट एसिड बेस मतलब जिससे बना है वो बताना है। मेरी बात सुनो, HCl और NaOH हो सकता है क्या? जरा सोचना, कौन है वो पापी जो HCl और NaOH से CaCO3 बना रहे हैं? अरे भैया HCl और NaOH में ना तो Ca है ना CO3 है, तो ये तो कतई ही नहीं होंगे, कतई भी नहीं। H3PO3 CaSO4 Ca है बट CO3 कहीं दिख रहा है आपको? इसके अंदर भी नहीं दिख रहा और इसके अंदर भी नहीं दिख रहा। तो जब लेफ्ट साइड में CO3 नहीं है तो राइट में कहाँ से बनेगा? डी के अंदर देखो, SO4 तो चाहिए ही नहीं हमको, H2Ca, H2 भी नहीं चाहिए, Ca चाहिए, बस Ca है, CO3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा इसके अंदर तो CO3 भी है, Ca भी है, तो चांस तो है बनने की, चलो बना के देखते हैं। H2CO3 वैसे जरूरत तो नहीं है क्योंकि 3 तो रिजेक्ट हो ही गए, CO3 बनाना है, H2CO3 और CaOH के होल्ड वाइज। देखो ये कैसे टूटेगा, H प्लस और CO3 माइनस, तो पता है अपने को 9th क्लास से, Ca प्लस 2 और OH माइनस, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वाला इसके साथ जाएगा, HOH वाटर बनाएंगे, खत्म, आंसर आ गया। ओके, रीमा ने 5 लीटर का लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन एक बीकर के अंदर ले लिया, हम क्या करें? सॉरी, ऐसे मैं पढ़ाई करता था तो मैं ऐसे बोलता रहता था। एडेड अप्रोक्सीमेटली 4 लीटर ऑफ, मतलब वो 5 और 4 को इग्नोर करते हैं, पोटेशियम हाइड्राइड इसने डाला और किसमें डाला, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व, द सॉल्यूशन टर्न रेड, येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड, व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड, रिएक्शन मिक्सचर बिकेम हॉट। बेसिकली रिएक्शन याद होनी चाहिए, आंसर तभी आपको पता होगा, क्योंकि अगर आपको चलो डबल डिस्प्लेसमेंट से किसी ने कर भी दिया तो उसको क्या पता कौन सी रिएक्शन। इसका आंसर है येलो प्रेसिपिटेट रिएक्शन बनेगा, ये रहा इसकी रिएक्शन। PbNO3 प्लस 2Ki, इसने क्या बोला, लेड नाइट्रेट 2Ki, PbI2 बन रहा है और KNO3, ये कैसे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर किसी ने पूरी इक्वेशन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट से बना भी ली, अगर उसको PbNO3 और Ki से उसने कर को आके सब बना भी दी, बट उसको ये कैसे पता होगा कि PbI2 का कलर क्या है? वो तो याद होगा तभी पता होगा ना, इसलिए याद ही होनी चाहिए। तो मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि NCERT के अंदर जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट वगैरह में उन्होंने ऐसे छुपा छुपा के ऐसे दे रखे हैं, एक बार देख लेना, बस देख लेना,
याद रह जाता है वो देख के। कलर सिर्फ देखने हैं आपको, मैं नहीं कह रहा हूँ रिएक्शन याद करो, मैं बस बोल रहा हूँ कि जो भी उसमें कलर के क्वेश्चन हो एक बार देख लेना, क्योंकि याद मुझे भी पता है नहीं होते। Okay, how will be you protect yourself from heat generated while during a concentrated acid? देखो, concentrated acid से जो हीट निकलती है उससे आप आपको कैसे बचाओगे? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एसिड के अंदर by adding acid to water with constant stirring, by adding water to acid with constant stirring, by adding water to acid followed by variable, ठीक है, इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। क्यों होगा उसका रीजन देखते हैं। देखो जो पानी है उसी के अंदर अगर आप एसिड डालोगे तो हीट निकलेगी और आप साथ में कांस्टेंट स्टीरिंग कर, बट अगर आपने एसिड के अंदर पानी डाल दिया ना तो धमाका हो जाएगा। ये होता है, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक दो बार ध्यान रखेंगे कि एसिड के अंदर पानी नहीं डालना है, पानी के अंदर एसिड डालना है। क्या पानी के अंदर एसिड डालना है? हो सकता है मुझे मेरा भी गलत हो जाए, बट जहाँ तक है नहीं है। अरे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बांडा बना रहे हैं आपको। अच्छा लिखा भी इन्होंने बैलेंस केमिकल, बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल मतलब वही केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस। स्केलेटल मतलब केमिकल इक्वेशन, क्या इग्नोर करते हैं इसको, मुझे ही नहीं पता क्या मतलब है इसका। तो इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया, एक्सप्लेनेशन भी दिया था वो वाला कि वेरीफाई द कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सेक्शन बी पे आते हैं। अच्छा लैंडस्टोन है, और थोड़ी प्रेजेंटेशन की तारीफ कर देना यार, मेरी मेहनत लगी थी ये सब डालने में। तो लैंडस्टोन है, अगर हीट कर रहे हैं x प्लस CO2 बन रहा है, x से H2 बन रहा है, स्लेग लैम्प बन रहा है। ओके अरे नहीं करनी हो तो मत करना है, सीरियस क्यों जाते हो। लैंडस्टोन बन रहा है और हीट कर रहे हैं। देखो लैंडस्टोन क्या होता है, लैंडस्टोन होता है, एक सेकेंड यहाँ पे लाइन बना देता हूँ। लैंडस्टोन होता है CO3 प्लस, लैंडस्टोन है ये, और CH3 को बना रहे हैं और CaO बनेगा, इससे क्विक लाइम होता है और ये CO2 बनेगा, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। सो क्विक लाइम हो गया ये, और क्विक लाइम के साथ इन्होंने पानी डाला है, पानी डाला है, आवाज़ आ रही है ना मेरे, थोड़ा गला खराब हो रहा है इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। पानी डाला है और उससे हमें स्लेग्ड लाइम मिल रहा है। स्लेग्ड लाइम क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस क्या काम आता है, वाइट वॉश के काम आता है। और जो CaOH का होल ट्वाइस है, जब CaO प्लस CO2 में हम पानी डालते हैं तो बहुत भयंकर वाली हीट रिलीज होती है। तो हीट रिलीज हो रही है यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर, और लाइमस्टोन से जब हम ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। यानी कि जो लाइम, इसको हमें हीट देनी पड़ेगी। देखो इसमें लिखा भी है हीट, हीटेड, हीटेड मतलब हीट कर रहे, तो मतलब जैसे किसी को नहीं पता हो तो देखो, अब मैं बताता हूँ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है। सबसे पहले अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। एंडोथर्मिक, एक्जो एक्सोथर्मिक, डॉक्टर वाली राइटिंग, ठीक है। सो एंडोथर्मिक का क्या मतलब है कि हीट देना और हीट निकलना। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकलना, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो हीट दी है, फर्स्ट वाली रिएक्शन ये है, फर्स्ट वाली रिएक्शन के अंदर हीट दी है, यानी कौन सी रिएक्शन होगी, स्टेप 1 हो गया एंडो, स्लैग लाइम के साथ हीट निकल रही है, तो ये हो गया एक्सो। तो कौन सा हो गया, एंडो में टिक होना चाहिए, एंडो में टिक 2 में है, सी हो गया ना, कि एंडो में, और एंडो सी में क्या आ रहा है, स्टेप 1 एंडो है, स्टेप 2 एक्सो है, स्टेप 2 एक्सो है, तो आंसर हो गया, समझ आ गया। ये देखो इन विच ईयर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज हाईएस्ट, तो पीएच वैल्यू दे रखी है, ईयर दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। देखो यहाँ पर जो है सब पीएच क्या होता है, सबसे पहले देखो पीएच क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है।
पीएच अपने को दे रखी है 1 से 2 के बीच में, और ये क्या दे रखी है अपने को पीएच, अच्छा पीएच अपने को ये पीएच वैल्यू दे रखी है, और ये दे रखा है अपने को ईयर। 2002 के अंदर पीएच थी 0 से 1 के बीच में, मतलब जितनी कम पीएच होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे कम पीएच कब है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का बताना है। ओके, क्वेश्चन बहुत मतलब थोड़ा घुमा के पूछा इन्होंने। इन्होंने पूछा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होगी। तो देखो ना, सबसे पीएच कम है यानी कि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, तभी तो माइनस लॉग H प्लस आएगा। मतलब जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, मान लो पीएच क्या है, इसी के को पीएच अपन मान लेते हैं यहाँ पर 1 है माइनस लॉग H प्लस। जब H प्लस की पावर 10 की पावर -10 होगा तब भी तो 10 आ जाएगा। ये एक सेकेंड, ई की पावर -1 आएगा ना। ये लॉग को उधर अपन लेकर गए 10 की पावर -1, की पावर -1, 10 की पावर -1 क्या होगा। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। पीएच क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। पीएच होता है माइनस लॉग H प्लस। ओके, अब भाई किसी को लॉग नहीं पता है तो ये क्वेश्चन तो उसके लिए थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा, फिर उसको सिंपली ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा कि अगर पीएच ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कम होगा। वो सिंपली ऑब्जर्वेशन है कि अगर पीएच ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम होगी। इसको बोलते हैं, ये जो साइन होता है ना ये वाला, केमिस्ट्री के अंदर इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट ये अभी आपका काम का नहीं है, इसलिए रहने देते हैं अपन इसको। और जनरली 55.5 ऐसी कुछ होती है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट वैल्यू, निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट के अंदर निकाल दूंगा। 1 लीटर मान के वाटर के मोल्स ले लेंगे, हो जाएगा वो काम। बट फिर भी अभी आप रहने दो ये सब चीज़ें। अगले 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन क्वालिटेटिव, उसके अंदर हम पढ़ेंगे सब। बट अभी उसका भूलो उसको भूलो, ये जो लाइन लिखी ना इसको भूल जाओ, नहीं तो भूलोगे फिर कि क्या पढ़ा दिया। इसको भूल जाओ, इसको बस इतना याद रखो, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, ऑलराइट। सो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है। अब लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे अगर लॉग अगर कुछ नहीं लिखा है तो 10 है, ln लिखा है, ln लिखा है मतलब ये होता है e जैसे 10 है वैसे e एक नंबर होता है 2.303, उस नंबर को हम e बोलते हैं प्यार से मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो लॉग सॉल्व करना बता रहा हूँ, कोई भी नंबर हो इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। तो और मान लो ये कुछ लिखा हुआ है c, मान लो कोई यहाँ पे मान लो कुछ भी लिखा हुआ है 8 होगा, कुछ भी हो हमको नहीं पता। तो क्या करते हैं, जो भी अगर हमें सिर्फ ये वाला ये चाहिए ना, ये वाला पॉइंट, तो हम क्या करते हैं 10 की बेस की पावर ये सामने लिखा हुआ नंबर, ऐसा करते हैं। समझ में आया? अभी मैं टर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बस ये एक एग्जांपल है कि आपको सॉल्व, जैसे मान लो मैं बताऊँ यहाँ पर log 10 और लिखा हुआ यहाँ पर H प्लस और यहाँ लिखा हुआ -1, तो क्या करोगे आप H इक्वल्स टू 10 की पावर -1, जो भी लिखा हुआ है वो इसकी पावर ले लेंगे। समझ में आ गया? ये एक एग्जांपल है। तो मैं कह रहा हूँ अगर मान लो pH 1 है तो माइनस लॉग H प्लस कितना होगा, इस माइनस को उधर लेकर जाएंगे, -1 इक्वल्स टू लॉग H प्लस इक्वल्स टू 10 की पावर -1। मान लो यहाँ पे -2 है तो क्या होगा pH log H प्लस क्या आ गया 10 की पावर -2। अच्छा ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.01। जब pH 1 था तो H प्लस की कंसंट्रेशन आई 0.1। pH क्या था, pH 2 था तो H प्लस की कंसंट्रेशन आई 0.02। यानी कि जितनी ज़्यादा pH होगी उतना कम H प्लस होगा, जितनी ज़्यादा pH होगी उतना कम H प्लस होगा, ठीक है। तो pH वैल्यू तो इसका उल्टा मैंने क्या बोला,
जितनी ज़्यादा पीएच होगी, पीएच अगर ज़्यादा होगी तो H प्लस कम होगा, H प्लस की कंसंट्रेशन कम होगी। सिमिलरली अगर पीएच कम है, पीएच ज़्यादा होगी तो H प्लस कम होगा, पीएच कम होगी तो H प्लस ज़्यादा होगा। ओके, तो अब देखो सबसे कम पीएच इसी की है, यानी कि सबसे ज़्यादा। मैं एक बार ना वापस से क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। मैं अब जो भी मैं इस पेज में बता रहा हूँ वो मैं अब बता रहा हूँ, जो भी मैंने बताया भूल जाना, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि इन्होंने दो दो ग्राफ दे दिए थे ना, तो उससे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, ये रेन पीएच वैल्यू है और ये लाल लाल है, ये जो भी है। तो देखो मैंने ये वाला पॉइंट समझा, पीएच ज़्यादा हाइड्रोजन कम, पीएच कम हाइड्रोजन ज़्यादा। अब देखो 2002 के अंदर जो पीएच वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0 से 1 के बीच में आ रही है, 0 से 1 के बीच में आ रही है। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में आ रही है और सबसे कम यही दिख रही है पूरे ग्राफ के अंदर, सबसे कम मुझे यही दिख रहा है पीएच। यानी कि पीएच कम है तो हाइड्रोजन कैसा होगा, हाइड्रोजन कैसा होगा, हाईएस्ट होगा। पीएच कम है तो हाइड्रोजन कैसा होगा, हाईएस्ट होगा। तो आंसर इसका 2002 है। ऐसे ये वाला पॉइंट देखो, पीएच ज़्यादा है इसकी, बहुत ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है इस पॉइंट की, 5 से ज़्यादा है, 5 है, एग्जैक्ट 5 है। तो 5 है तो बहुत ज़्यादा है पीएच, तो हाइड्रोजन कम होगा। और वैसे भी समझ सकते हो, देखो अगर पीएच कम है यानी कि एसिडिक है, एसिडिक है तो हाइड्रोजन वाला पार्ट ज़्यादा होगा, बेसिक होगा तो ओएच वाला पार्ट ज़्यादा होगा। ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये मैंने आपको एक मतलब पूरा एक समझाने के लिए। और मैंने यहाँ पर सॉरी गलती कर दी, यहाँ पर मैंने एक बेस लाइन नहीं बनाई थी वीडियो की, तो कोई पार्ट कट रहा होगा तो वापस समझा दूँ। चलो बाद में देखेंगे, ठीक है। The diagram shows the reaction between metal and diluted acid. जिंक भारी होता है, Mg हल्का होता है, Fe भारी होता है, Co भी भारी होता है। Mg मेटल लाइटर होता है, Mg reacts with diluted acid which helps in floating. हाइड्रोजन गैस बनाता है इसलिए फ्लोटिंग होने के लिए काम होता है। और Mg लाइटर एलिमेंट है, डाइल्यूटेड HCl नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ये मैं मेटल से कंपेयर करके बता रहा था, डाइल्यूटेड HCl से कुछ नहीं है, पता चल रहा है, ठीक है। और ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, सब्सटेंस दे रखे हैं, मेल्टिंग पॉइंट दे रखे हैं, सॉलिड दे रखा है, लिक्विड दे रखा है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट आपने बोला आयोनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करो। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड में पुअर, सॉलिड नहीं मतलब सॉलिड के अंदर पुअर होती है इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लिक्विड के अंदर ज़्यादा होती है। NaCl एक्वस हाई, इसका 810 लगभग कुछ होता है, आपको बताओ तो। मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट इतना पता है कि 810 होता है या शायद 1300 करके कुछ होता है, 1300 करके कुछ होता है तो है, लेकिन 800 से तो ज़्यादा ही होते हैं इसका। तो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो ऑब्वियसली बात है कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। चलो अगर किसी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आइडिया नहीं, वैसे सॉलिड का भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते क्या, मतलब होते हैं, बट ज़्यादा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसमें होती है, आयंस की फॉर्मेशन से होती है। आयंस वाले हमेशा एक्वस होते हैं। तो इसका जरूर किसी को आइडिया नहीं हो तो मैं सॉरी 2x पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ना आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अभी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। तो बट समझाऊंगा सभी, चिंता की बात नहीं है। अच्छा, इसको ट्रिक से करना हो तो कैसे, अगर किसी को सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट पता हो और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं पता तो कैसे कर सकते हैं, तो भी कर सकते हैं, बताओ कैसे। देखो ये है 295, 1210 है, 1890 है और 1160 है। तो देखो 1210 है, 1890 और 1160 है। तो आपको पता होगा कि आपको देखो ये वाला तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। बी सी और डी में से देखो बी और सी की प्रॉपर्टी सेम है, पुअर गुड, बट इसकी पुअर और पुअर है। तो और ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन किसी में नहीं है, मतलब जैसे ए बी सी, ए बी डी और डी ऐसा होता ना, तो हो सकता था कि डी सिर्फ आंसर हो, ये कोई भी नहीं है। बट ऐसा है ही नहीं, हमें सारे ऑप्शन के अंदर दो दो है, यानी कि अगर बी होगा तो डी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं करी है। और बी है और सी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी मैच करी है, तो आंसर हो जाएगा बी और सी। तो थोड़ा इस टाइप से हम ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, अगर कि कुछ मान लो कुछ पॉइंट्स आते हैं कुछ नहीं आते हैं, तो थोड़ा बहुत जुगाड़ करके निकाल लेंगे। When you observe the stain of curry on the white shirt becomes reddish brown when the soap is scrubbed in it, turns yellow again when the shirt is washed with plenty of water. What might be the reason of his observation? Soap is acidic in nature, बहुत ही बकवास बात है ये। Soap is basic in nature. Turmeric is natural indicator, याद रखने वाला पॉइंट है। Turmeric is a natural indicator which turns reddish stains in bases.
देखो बेसिस और एसिड, चलो अगर किसी को ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट का आइडिया नहीं है तो भी बता सकते हैं। सोप तो बेसिक होता ही है, तो सोप सोप से साफ कर रहा है तो रेडिश टिंज, यानी टिंज मतलब ब्राउन, रेडिश ब्राउन रेडिश टिंज मैच कर रहा है ना, तो बेस की बात चल रही है ना, बेस में ही तो टर्मरिक है। तो सेकंड एंड फोर्थ, करीज का मतलब हल्दी की सब्जी खा रहा था, कुल मिला के बात इतनी है। तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला किस में आ रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड किसका आ रहा है, नहीं सॉरी सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड आ रहा है बी ऑप्शन। इनमें से लट्टू मतलब जो बल्ब है वो किसमें जलेगा, तो देखो इसके अंदर जल सकता है क्या, HCl। देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में बोला ना, आयंस ही आयनिक होती है, मतलब आयंस ही कंडक्ट होते हैं, आयंस ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए आयंस चाहिए। तो आयंस का फॉर्मेशन जब भी होगा तब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी यानी इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी आनी होगी यानी कि बल्ब जल जाएगा। तो देखो डाइल्यूटेड HCl के अंदर H प्लस और Cl माइनस के आयन बन रहे हैं, हाँ तो है, HCl एक आयनिक कंपाउंड है। और जो रबर कॉक है, रबर कॉक और शुगर सॉल्यूशन नहीं होगा, आयन ही नहीं बन रहे, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होगी। एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर CH3OH मान लेते हैं प्लस H2O। देखो एल्कोहल जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और लाइम वाटर अभी बताया मैंने आपको, लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का वोल्टाइज, तो हो जाएगा। नहीं CaOH का वोल्टाइज नहीं होता है, लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर क्या होता है, अरे क्या होता है यार, मैं भूल रहा हूँ एक्चुअली, याद नहीं आ रहा लाइम वाटर क्या होता है बट ठीक है, लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर शायद CaOH को वोल्टाइज प्लस H2O को बोलते हैं, हाँ वही होता है लाइम वाटर। तो लाइम वाटर मतलब आयंस तो है ना, Ca प्लस Ca+2 और OH माइनस, तो आयन है तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। सेक्शन बी चल रहा है ना, असर्शन रीजंस है। असर्शन रीजंस क्या होते हैं, मतलब कुछ नहीं होते हैं, ट्रू फॉल्स टाइप्स मान लो आप इसको। पहला स्टेटमेंट क्या है कि फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स ए लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा, घर में होता है। तो जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है कि एसिडिक होता है, बेसिक होता है ना, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन में देरी कर देता है, बेकिंग सोडा लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन में देरी कर देता है। देखो दूध में जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तब दही जमता है, पता होगा। अगर बेकिंग सोडा लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन में देरी कर देगा तो जो दही होगा वो नहीं जमेगा, तो दही नहीं जमेगा यानी कि बेकिंग सोडा क्या कर रहे हैं, बताओ बताओ क्या कर रहे हैं। मैं लिखा हुआ है 31, फ्रेश मिल्क in which baking soda is added takes a longer time to set as curd, और बेकिंग सोडा डिक्रीजेज द pH वैल्यू बिलो द 6। पहला स्टेटमेंट सही है क्या, फ्रेश मिल्क इन बेकिंग सोडा इज एडेड एंड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट, यस। क्यों, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन में डिले कर देता है। और अगर 6 से बिलो कर दी, मान लो ये क्या बोल रहा है कि बेकिंग सोडा डिक्रीज है, मेरे ख्याल से तो इंक्रीज होना चाहिए, क्यों इंक्रीज, अगर मान लो 6 से बिलो कर दिया तो वो एसिडिक बन जाएगा ना भाई, लैक्टिक एसिड को डिले करना है, तो डिले कब करेगा, जब बेस बनेगा, और 6 से कम पे तो एसिड बन जाएगा, तो ये तो प्रोबेबली गलत होना चाहिए। यानी कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। 31 का क्या हो गया, 31 का देखो, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ गलत, बोथ ए नहीं, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, सी हो गया ना 31 का। अब 32 देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मेस, ये एक्सेप्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा एंडोथर्मिक होती है क्योंकि उसको हीट देनी पड़ती है, बट ये एक एक्सेप्शन है, तो ये ट्रू है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये याद रखना है आपको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल reactant into simpler product, हाँ भाई सही बोल रहा है, A is true, B is also true, so A true B true ऐसा कोई ऑप्शन है, both A and R true, R is not the correct explanation of, R is correct explanation of A, ये सही है, क्योंकि decomposition reaction B नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, 32 का A होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि अगर इसमें ये बोलता कि decomposition reactions are generally exothermic
और फिर बोलता है कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज नॉट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, तो गलत हो जाता है। लेकिन इसने बोला डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। और इस ऊपर वाली रिएक्शन में क्या बोला, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, यानी कि वेजिटेबल मैटर कंपाउंड है, उसको सिंपलर प्रोडक्ट कौन सा है, कंपोस्टर्स का, तो उसमें तोड़ रहा है। तो क्या है इस असर्शन का जो मतलब जो रीजन है वो ट्रू है, तो सही बात है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ना डिकम्पोजिशन का, किसके डिकम्पोजिशन का, वेजिटेबल का कंपोस्ट में जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सा पॉइंट, रीजन वाला पॉइंट, तो आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 32 हो गया। 30 रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन, ये तो अपने बायो वाले बताएंगे, ये फिजिक्स वाले बताएंगे, खत्म। The table given below the reaction of few elements with the acid and bases to hydrogen and gas. एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले, और बेसिक एसिडिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले और बेस के साथ भी रिएक्ट कर ले। तो देखो इसका एसिड और बेस दोनों पे टिक टिक है। हाँ बी और डी होना चाहिए इसका आंसर, बी जो आ गया। चलो सेक्शन सी देखते हैं, मेरी बैटरी है क्या फोन की, नहीं तो फिर शायद मुझे कल, सॉरी गाइस, सिर्फ 3% बैटरी बची है। तो थैंक यू सो मच, और आई होप थोड़ा समझ में आया होगा मेरा, और जैसा भी लगा जो भी लगा कमेंट सेक्शन में गुस्सा प्यार जो भी है भर के दिखाना, और ये बताना कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मुझे या फिर पूरी टीम को, और आपको और क्या मतलब कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो वो भी आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। और बैटरी जा रही है तो जल्दी ख़त्म करते हैं इसको, बबीता जी को देख लो, और चलो बाय।